हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 11 पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, राइट अ नोट ऑन जेंडर एंड डेमोक्रेसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें जेंडर और डेमोक्रेसी के बीच के रिलेशन को समझना है। मतलब कैसे डेमोक्रेसी जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करती है, वीमेन के पार्टिसिपेशन के क्या चैलेंजेस है और उनके एम्पावरमेंट से डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल्स और थियरीज भी बतानी चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन। जेंडर का मतलब है सोसाइटी द्वारा बनाए गए रोल्स और एक्सपेक्टेशंस जो मेल और फीमेल के लिए अलग होते हैं। जब हम जेंडर और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फोकस होता है कि क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम मेन और वीमेन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देता है। यह क्वेश्चन हमें समझाता है कि बिना जेंडर इक्वालिटी के डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। मेन बॉडी। 1. जेंडर और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अगर वीमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन का चांस ना मिले तो डेमोक्रेसी अपना असली मीनिंग खोता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने विमेन सफरेज का सपोर्ट किया था और कहा था कि बिना जेंडर इक्वालिटी के डेमोक्रेसी अधूरी है। UN के डॉक्यूमेंट्स जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और CEDAW 1979 जेंडर इक्वालिटी को डेमोक्रेसी का सेंट्रल पार्ट बनाते हैं। 2. जेंडर इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल्स। शुरुआत में डेमोक्रेटिक सिस्टम्स विमेन को वोट का राइट नहीं देते थे। वेस्टर्न कंट्रीज में भी 20वीं सेंचुरी के पहले वीमेन को सफरेज नहीं मिला था। इंडिया में 1947 से हाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज दिया गया था, जो एक इंक्लूसिव स्टेप था। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इक्वल पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। इन स्ट्रगल्स के बिना डेमोक्रेसी बायस्ड और इनकम्प्लीट रह जाती। 3. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन। आज भी ज्यादातर पार्लियामेंट्स मेल डोमिनेटेड है। कई कंट्रीज में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन 30% से भी कम है। इंडिया के 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1992-93 ने लोकल बॉडीज में वीमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की। इससे ग्रासरूट्स लेवल पर वीमेन एम्पावर हुई है। नॉर्डिक कंट्रीज जैसे नॉर्वे और स्वीडन में वीमेन रिप्रेजेंटेशन 40% से ज्यादा है, जो कोटा सिस्टम से पॉसिबल हुआ। लेकिन अभी भी बैरियर्स हैं जैसे पेट्रियार्की, पैसे की कमी और स्टेरियोटाइप्स जो वीमेन लीडरशिप को रोक देते हैं। 4. डेमोक्रेसी में जेंडर के चैलेंजेस। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गैप। वीमेन के पास राइट टू वोट तो है, लेकिन फैमिली और सोशल रिस्ट्रिक्शंस उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री को रोक देते हैं। पॉलिसी नेग्लेक्ट। इश्यूज जैसे मैटरनल हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस, अनपेड केयर वर्क अक्सर इग्नोर होते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी। दलित, ट्राइबल और माइनॉरिटी विमेन डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। डेमोक्रेटिक डेफिसिट। अगर पॉपुलेशन का आधा हिस्सा प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट ना हो तो डेमोक्रेसी अपने असली सेंस में कंप्लीट नहीं है। 5. जेंडर जस्ट डेमोक्रेसी की जरूरत। लीगल रिफॉर्म्स। इक्वल पे, वर्कप्लेस हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस के लॉस को और स्ट्रांग बनाना चाहिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। विमेन्स रिजर्वेशन बिल 33% सीट्स फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एक स्ट्रॉन्ग स्टेप हो सकता है। अवेयरनेस और एजुकेशन। लिटरेसी और जेंडर सेंसिटाइजेशन वीमेन को एम्पावर करता है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स। रवांडा में वीमेन पार्लियामेंटेरियंस का रेशो 60% से भी ज्यादा है, जो एक मॉडल है। सिविल सोसाइटी रोल। NGO और वीमेन मूवमेंट्स अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिव पॉलिसीज के लिए कंटिन्यूअसली काम करते हैं। कंक्लूजन। जेंडर इक्वालिटी के बिना डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है। अगर वीमेन का एक्सक्लूजन होता है तो डेमोक्रेसी अपना असली मतलब खो देती है। आज प्रोग्रेस हुई है लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस है। फ्यूचर के लिए एक जेंडर सेंसिटिव और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हाई सस्टेनेबल होगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Analyze the salient features of socialist democracy. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, यह लिबरल डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म से कैसे अलग है और इसके मेन फीचर्स क्या है। हमें इसका आइडियोलॉजिकल बेस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जो सोशलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों के प्रिंसिपल्स को मिलाकर चलती है। लिबरल डेमोक्रेसी जहां इंडिविजुअल राइट्स और फ्री मार्केट पर जोर देती है, वहां सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कलेक्टिव वेलफेयर, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को इंपॉर्टेंस देती है। यह सिस्टम कैपिटलिज्म और ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म दोनों की लिमिटेशंस का जवाब है। मार्क्स और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थिंकर्स इसके पीछे इंस्पिरेशन रहे। अब हम इसके सेलिएंट फीचर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट थॉट से इंस्पायर्ड है लेकिन ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म से अलग है। ये डेमोक्रेसी को खत्म नहीं करती बल्कि उससे और इंक्लूसिव बनाती है, जिसमें पॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमी भी डेमोक्रेटाइज होती है। कैपिटलिज्म के इनइक्वालिटी और ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म के रिप्रेशन को रिजेक्ट करती है। 2. कमिटमेंट टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इस सिस्टम में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी इंश्योर करती है। मल्टीपार्टी सिस्टम, ट्रेड यूनियंस और लोकल पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एग्जाम्पल, स्वीडन और नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फ्री इलेक्शंस के साथ स्ट्रॉन्ग वेलफेयर पॉलिसीज चलाती है। 3. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब लोगों का कंट्रोल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन पर। पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज को सपोर्ट करती है। सोशल जस्टिस के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, वेस्टर्न यूरोप के वेलफेयर स्टेट्स सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स का एग्जाम्पल है। 4. बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव वेलफेयर। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी इंडिविजुअल लिबर्टी को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे कलेक्टिव गुड के साथ बैलेंस करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और एसोसिएशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए स्टेट एक्टिवली इंटरवीन करती है। नेगेटिव लिबर्टी के साथ साथ पॉजिटिव लिबर्टी को भी प्रमोट किया जाता है, जिससे लोग अपनी पोटेंशियल अचीव कर सकें। 5. रोल ऑफ द स्टेट इन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। स्टेट को एक एक्टिव रोल दिया जाता है जो इक्वालिटी और जस्टिस प्रमोट करे। इकोनॉमी रेगुलेट करना, मोनोपोलीज रोकना और वेलफेयर एंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन स्टेट ऑथोरिटेरियन नहीं होता, सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल रहता है इलेक्शंस और डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कंक्लूजन। आखिर में, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा मॉडल है जो सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है। इसके सेलिएंट फीचर्स हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव वेलफेयर का बैलेंस। यह सिस्टम कैपिटलिज्म की इनइक्वालिटी और ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म के रिप्रेशन दोनों से बचता है। आज के टाइम में कई देश सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के फीचर्स अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि एक इक्वल और जस्ट सोसाइटी बन सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the salient features of the Gandhian theory of state. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें महात्मा गांधी के स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझना है। मतलब गांधी जी के हिसाब से स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका मोरल बेस क्या है, नॉन वायलेंस और स्वराज का क्या रोल है, और उन्होंने सेंट्रलाइज्ड स्टेट का क्यों विरोध किया। हमें उनका विजन ऑफ राम राज्य, डिसेंट्रलाइजेशन और स्टेटलेस सोसाइटी भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उनका स्टेट का थियरी मोरालिटी, एथिक्स, अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्य, ट्रूथ पर बेस्ड था। गांधी जी ने मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट को रिजेक्ट किया और स्वराज या सेल्फ रूल को प्रमोट किया। उनके लिए सही स्टेट वो है जो लोगों के मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करे, ना कि वायलेंस और कोअर्शन पर चले। मेन बॉडी। ए. मॉरल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट। गांधी जी के लिए स्टेट एक मोरल इंस्टीट्यूशन है जो इंसान के एथिकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। वो कहते थे कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग नहीं किया जा सकता।
उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रामराज्य एक ऐसा सोसाइटी था जो जस्टिस, इक्वालिटी और ट्रूथ पर बेस्ड हो। मैकियावेली या हॉब्स की तरह पावर और कोअर्शन पर फोकस करने के बजाय गांधी जी ने सत्य और मोरालिटी को इंपॉर्टेंस दी। बी. नॉन वायलेंस एंड द स्टेट। गांधी जी के हिसाब से वायलेंस पर बेस्ड कोई भी स्टेट कभी जस्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि असली पावर लोगों के कोऑपरेशन और कंसेंट से आती है, न कि मिलिट्री फोर्स से। इसलिए वो एक नॉन वायलेंट स्टेट चाहते थे जहां कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग और पर्सुएशन से सॉल्व हो। एग्जाम्पल, ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने अहिंसा और सिविल डिसोबीडियंस का यूज किया, जिसमें वायलेंस की जगह मॉरल प्रेशर डाला गया। सी. स्वराज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका स्वराज का आइडिया है। स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं, बल्कि इंडिविजुअल सेल्फ कंट्रोल और मोरल डिसिप्लिन भी है। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का विरोध किया और कहा कि पावर लोगों के विलेजेस में होनी चाहिए। ग्राम स्वराज या विलेज रिपब्लिक्स उनके मॉडल का बेस था, जहां हर गांव अपने रिसोर्सेस, जस्टिस और इकोनॉमी खुद मैनेज करे। आज के पंचायती राज सिस्टम पर उनके ग्राम स्वराज का क्लियर इन्फ्लुएंस है। डी. क्रिटिक ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी जी ने मॉडर्न स्टेट को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो उनके हिसाब से वायलेंट और इम्पर्सनल होता है। ऐसा स्टेट ब्यूरोक्रेसी और एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ता है। उनका अल्टीमेट ड्रीम एक स्टेटलेस सोसाइटी था जहां लोग अपनी सेल्फ डिसिप्लिन और कोऑपरेशन से अपने आप को गवर्न करें। ये आइडिया एनार्किस्ट थॉट से मिलता है, लेकिन गांधी जी का एनार्किज्म यूनिक था क्योंकि वो नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड था। कंक्लूजन, गांधी जी का स्टेट थियरी एक मोरल और एथिकल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जो आज भी रेलेवेंट है। नॉन वायलेंस, स्वराज, डिसेंट्रलाइजेशन और मोरालिटी उनके विजन के मेन पिलर्स थे। उनका स्टेटलेस सोसाइटी का ड्रीम शायद आइडियलिस्टिक लगे, लेकिन उनके आइडियाज ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को दुनिया भर में इंस्पायर किया है। गांधी जी हमें ये याद दिलाते हैं कि असली स्टेट की लेजिटिमेसी फोर्स से नहीं, बल्कि लोगों के कोऑपरेशन से आती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Write a note on secularism in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सेकुलरिज्म का मतलब समझाकर बताना है कि इंडिया में इसका प्रैक्टिस कैसे होता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हिस्टोरिकल रूट्स, इंडियन सेक्युलरिज्म की खासियत, उसके चैलेंजेस और डेमोक्रेसी में उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट रिलीजन के मामलों में न्यूट्रल रहे और सभी धर्मों को बराबर सम्मान दे। इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से अलग है। यहाँ रिलीजन को पब्लिक लाइफ से पूरा अलग नहीं किया गया, बल्कि सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया है। यह मॉडल इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में सेक्युलर वैल्यूज काफी पुराने समय से मिलते हैं। अशोका का धम्मा और अकबर का सुलह-ए-कुल इसका एग्जाम्पल है। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने भी हिंदू मुस्लिम एकता और रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान गांधी जी और नेहरू जैसे लीडर्स ने सेकुलरिज्म को नेशनल यूनिटी का बेस बनाया। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेक्युलरिज्म। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करता है। प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14, सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन माना है। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार। आर्टिकल 26, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने मामले खुद देख सकते हैं। आर्टिकल 27, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स फोर्स नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28, स्टेट रन स्कूल्स में रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। 42nd अमेंडमेंट 1976 ने सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में ऑफिशियली ऐड किया। 3. फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सर्वधर्म संभव। पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट। स्टेट रिलीजन से कंप्लीटली अलग नहीं होता, बल्कि रिफॉर्म्स के लिए इंटरवीन कर सकता है, जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म करना। फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शंस। रिलीजन प्रैक्टिस अलाउड है, पर पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस। इंडिया की सेकुलरिज्म का बेस कल्चरल प्लूरलिज्म है। 4. चैलेंजेस टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। कम्युनलिज्म, राइट्स और धर्म के नाम पर वायलेंस, पार्टीशन, गुजरात 2002, सेकुलरिज्म को वीकन करते हैं।
रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन, इलेक्शन में वोट्स के लिए रिलीजन का यूज किया जाता है। पर्सनल लॉज का इशू, अलग अलग कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज इक्वालिटी प्रिंसिपल से कभी क्लैश करते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म और माइनॉरिटी राइट्स का बैलेंस, ये एक सेंसिटिव इशू है। ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मॉडर्न समय में नए चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। 5. कंटेम्पररी रेलेवेंस, भारत जैसे डाइवर्स देश में सेकुलरिज्म नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना। केशवानंदा भारती केस 1973। सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कंक्लूजन, इंडियन सेक्युलरिज्म का मेन आइडिया है कि सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिले। यह वेस्टर्न मॉडल से अलग है क्योंकि यहाँ रिलीजन पब्लिक लाइफ का हिस्सा है पर स्टेट न्यूट्रल रहता है। चैलेंजेस जरूर है जैसे कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स में रिलीजन का यूज, लेकिन अगर सेक्युलर वैल्यूज को सिंसियरली फॉलो किया जाए तो इंडिया का डेमोक्रेटिक फैब्रिक और स्ट्रांग होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Isaiah Berlin's views on liberty. B. Equality and feminism. C. Communitarianism. D. Khilafat. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से डू पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर एक नोट में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे बर्लिन के केस में नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को समझना है और फेमिनिज्म के केस में इक्वालिटी का नया पर्सपेक्टिव बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थियरी में लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही सेंट्रल आइडियाज है। आइजाया बर्लिन ने लिबर्टी को समझने के लिए एक नया फ्रेमवर्क दिया जो अभी तक बहुत इन्फ्लुएंशियल है। वही फेमिनिज्म ने इक्वालिटी को एक जेंडर्ड पर्सपेक्टिव से दोबारा डिफाइन किया। इस आंसर में हम बर्लिन की लिबर्टी और बी इक्वालिटी विद फेमिनिज्म को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। ए. आइजाया बर्लिन्स व्यूज ऑन लिबर्टी। डू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958। नेगेटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, अगर कोई आपकी चॉइसेस में रोक टोक ना करे तो आप फ्री है। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना, रैशनल और सेल्फ डायरेक्टेड होना। ये ऑटोनॉमी और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से जुड़ता है। बर्लिन की चिंता, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव लिबर्टी को ऑथोरिटेरियन स्टेट्स मिसयूज कर सकते हैं, लोगों को जबरदस्ती एक कलेक्टिव गुड के नाम पर कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी एक प्राइवेट स्फीयर बनाता है जहां स्टेट इंटरफियर नहीं करती। इंपॉर्टेंस, बर्लिन का फ्रेमवर्क लिबरल थॉट में अभी भी रेलेवेंट है। ये पर्सनल फ्रीडम और कलेक्टिव गुड के बीच एक बैलेंस दिखाता है। बी. इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म। ट्रेडिशनल इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी को सिर्फ लीगल राइट्स और फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज तक सीमित किया गया था, लेकिन वीमेन को एजुकेशन, प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स से एक्सक्लूड कर दिया गया। फेमिनिस्ट क्रिटिक, फेमिनिज्म कहता है कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ कानूनी राइट्स नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल और सोशल बैरियर्स को तोड़ना भी है। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट और सिमोन द बोवा जैसे थिंकर्स ने पेट्रियार्की को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वालिटी बताया। फेमिनिज्म के डायमेंशंस। सोशल इक्वालिटी, फैमिली और एजुकेशन में इक्वल ट्रीटमेंट। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वल पे, प्रॉपर्टी राइट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज। पॉलिटिकल इक्वालिटी, विमेन का लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग राइट्स। रियल लाइफ रेलेवेंस, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के वजह से हरासमेंट लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन और विमेन्स रिजर्वेशन जैसी चीजें आए। एग्जाम्पल, इंडिया के पंचायती राज सिस्टम में विमेन्स रिजर्वेशन ने पार्टिसिपेशन बढ़ाया। कंक्लूजन, बर्लिन के नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट्स हमें फ्रीडम के अलग अलग एस्पेक्ट्स समझाते हैं। फेमिनिज्म ने इक्वालिटी को जेंडर के एंगल से दोबारा सोचने पर मजबूर किया। दोनों ही डिबेट्स दिखाती हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते हैं। ये हमें एक इंक्लूसिव और जस्ट डेमोक्रेसी बनाने का रास्ता दिखाते हैं। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।